नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत। कमोडिटी कॉल में आप सभी का स्वागत है। कीमतों पर काबू के लिए सरकार बफर स्टॉक बना रही है और दाल की कीमतें हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सवाल ये है कि किस काम का है ये बफर स्टॉक। साथ ही सोने पर अगर नजर डालें तो 29,000 रुपए के पार ये कारोबार कर रहा है, लेकिन ये तेजी कितनी टिकाऊ है, इन सभी चीजों का हम लेंगे जायजा। और अगर आपके पास कोई सवाल है कमोडिटीज पर, आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-209-7890 हमारा टोल फ्री नंबर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेजें। 7045220000 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब, लेकिन पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। यूएस फेड के मिनट्स के बाद सोने में 350 रुपए का उछाल, दाम 29,000 रुपए के पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी का असर। कच्चे तेल की तेजी पर ब्रेक, ब्रेंट $40 के नीचे आया। एक हफ्ते की तेजी के बाद दिखी बिकवाली। नहीं थम रही है दाल की तेजी, मंडियों में चना 5,000 रुपए के पार। दिल्ली में अरहर का दाम 300 रुपए तक उछला। कोई औचित्य नहीं बचा कि लग्जरी गुड्स को टैक्स से बाहर रखा जाए। और जहां तक हैरेसमेंट का सवाल है, जो सुझाव आएगा मैं उसको मानूंगा। ज्वेलर्स को वित्त मंत्री की 2 टूक नहीं वापस होगी। ज्वेलरी पर एक्साइज वैट के आधार पर देना होगा टैक्स। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। और सूखे पर घिरी फडणवीस सरकार, हाईकोर्ट की फटकार के बाद शिवसेना का हमला। विपक्ष ने की मराठवाड़ा से बियर फैक्ट्री बंद करने की मांग। और पहले मार्केट के एक्शन पर एक नजर डाल लेते हैं। फेडरल रिजर्व की पिछली बैठक के ब्यौरे के बाद सोने में हमने देखा जोरदार तेजी आई। घरेलू बाजार में भी इसका पूरा फायदा देखने को मिला और 1% तक की बढ़त देखने को मिली। हालांकि कच्चे तेल की शुरुआती तेजी अब गायब हो गई है। इसमें गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। एग्री कमोडिटीज में चने के दाम 5,000 रुपए के पार निकल गए हैं। आवक के बावजूद सरसों में भी तेजी का ही रुख है और इसका दाम करीब 2.5% उछला है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इन सभी कमोडिटीज पर? हमारे साथ हैं IIFL के हितेश जैन, एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। अनुज, सबसे पहले एग्री कमोडिटीज में आप कहां पर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? पहले आज का हॉट पिक अगर बताएं। देखिए, हॉट पिक में हमने देखा है कि पूरे जो एडिबल ऑयल पैक है उसमें तेज़ी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि उसमें से रिफाइंड सोया हम देख सकते हैं, जहाँ पर हम बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं। करीबन 660 से लेकर 665 के अराउंड बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट करीबन 685 मई कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकता है। वही हमने मेंथा ऑयल में देखा है कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड कैटेगरी में एक टेक्निकल बाउंस बैक मुझे लगता है कि यहाँ देखने को मिल सकता है। तो मेंथा ऑयल में हमने बाय रिकमेंड किया है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 800 के आसपास। टारगेट करीबन 840 से 845 तक देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही कमोडिटीज रिफाइंड सोया और मेंथा ऑयल दोनों में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, रिफाइंड सोया तेल और मेंथा तेल दोनों में ही तेजी की पोजीशन ली जाए, ये राय साफ है। हितेश, नॉन एग्री स्पेस में कहां पर आपको मौका लग रहा है ट्रेड लेने का? आई थिंक बेस मेटल्स में एक बहुत इंटेंसिफाइड सेलिंग दिख रही है और पर्टिकुलरली कॉपर एक बहुत वल्नरेबल दिख रहा है। मुझे लगता है जो रिसेंट डाउनसाइड है वो एक्सटेंड हो सकता है। कॉपर कैन गो एज लो एज 305, 306। तो करंट लेवल्स में सेल करना प्रेफर करूंगा एंड इवेंचुअली आई एम लुकिंग एट टारगेट एज एन शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 306, 305। ओके, तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटी साफ दिखाई दे रही है। कॉपर में इस समय बिकवाली की पोजीशन लेने की वहीं पर ज्यादा फायदा बनता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही चांदी में भी सेल साइड की पोजीशंस 35,800 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करें, ये आपके लिए साफ राय है। लेकिन अब देख लेते हैं मंडी में क्या हुआ है आज। और मंडी अपडेट में आज नजरें दाल पर है कि जहां पर हमने देखा कीमतें लगातार बढ़ ही रही हैं। चने का दाम 5,000 रुपए के पार निकल गया है। दिल्ली में आज चना 5,300 रुपए और इंदौर में 5,250 रुपए के पार निकला। वही कर्नाटक की गुलबर्गा मंडी में अरहर के दाम 9,250 रुपए प्रति क्विंटल के पार दिखे। इंदौर की बात करें 8,000 रुपए के ऊपर ये दाल बिक रही है। गौर करने वाली बात यह है कि नई फसल की आवक के बावजूद दाल की कीमतों में इतना उफान देखने को मिला है। इस पर हमारे साथ अनुज से हम बात करेंगे ही, साथ ही जी चंद्रशेखर जी भी जुड़ गए हैं जो कमोडिटी गुरु है। चंद्रशेखर जी, पहले मैं आपकी राय लेना चाहूंगी इस पूरे
स्थिति पर नई फसल की आवक जारी है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं भावों में इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही सरकार भी काफी ज्यादा सख्ती बरत रही है। तो ये जो गेन्स आए हैं, जो तेजी देखी गई है, उसको कैसे समझा जाए? हाँ, ये तेजी दो कारण है। एक तो जो व्यापारियों का ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है उसके वजह से आयात काफ़ी कम हो चुका है। जैसे कि जुलाई 2015 से जनवरी 2016 तक हमने 30 लाख टन से भी ज़्यादा आयात हुआ था। अब अभी फरवरी और मार्च में काफ़ी कम हो चुका है। और मगर ये आश्चर्य का बात ये है कि अब जो इतना बड़ा रबी फसल हमारा सामने है, 80 लाख टन चना और बाकी का जो फसल है, तो उसके बावजूद भी भाव बढ़ रहे हैं। तो एक ही इसका कारण हो सकता है कि व्यापार गण अब ज़्यादा स्टॉक लेकर के रखने में उनको दिक्कत है और डर रहे हैं। तो इस डर को दूर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वितरण होना चाहिए। दूसरा है बफर स्टॉक। कम से कम 1 लाख टन का बफर स्टॉक अब सरकार का पास है, उसका तुरंत वितरण होना चाहिए। ये होगा तो मैं समझता हूँ भाव में थोड़ा नरमी आ सकता है। क्या इंडिकेशन है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस बफर स्टॉक में से? अब तक दिल्ली से तो कोई संकेत नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि जो पॉलिसी मेकर्स है वो तो जरूर देखते होंगे भाव कैसे तेजी से बढ़ रहा है, तो विचार करेंगे। और मैं समझता हूं तुरंत ही कुछ ना कुछ कदम उनको उठाना पड़ेगा। अगर सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता है चंद्रशेखर जी, और आवक का सीजन है, उसके बावजूद आपको लग रहा है ये दाम आसमान छुएंगे? हाँ, नहीं, जितना भी भाव ऊपर जाता है उससे ज़्यादा बढ़ने का संभावना कम हो जाता है, क्योंकि हर एक मार्केट का एक मर्यादा होता है, एक लिमिट होता है। इट कैन नॉट क्रॉस द लिमिट्स। और पिछले साल सबको मालूम है कि जैसे चना का भाव 5,000 रुपया प्रति क्विंटल से ज़्यादा बढ़ गया, तो सरकार द्वारा कई पाबंदियां लगाई गई मार्केट में। तो मैं समझता हूँ व्यापारी गण जो है दे विल बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत संभल के ही अपना काम करेंगे। मगर एक बात तो साफ है कि द पॉलिसी मेकर्स हैव नाउ टू टेक द ट्रेडिंग कम्युनिटी इनटू कॉन्फिडेंस, और जो बफर स्टॉक है उसका वितरण होना चाहिए। ये दोनों चीज करना चाहिए। अनुज, आप इस स्थिति में चने पर क्या कॉल दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है 5,000 के ऊपर दाम निकल गए हैं। क्या स्थिति आपको दिख रही है जब आप ट्रेडर से बात करते हैं, स्टॉकिस्ट से बात करते हैं? नो डाउट, अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट पे मार्केट अब ओवरबॉट कैटेगरी में है। हमने देखा कंटिन्यूसली करीबन इसमें 800 रुपये की तेजियाँ देखने को मिली है। मुझे लगता है कि अब इसमें करंट लेवल से मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। हमने जो एडवाइस किया है कि करंट रेट पे बाइंग ना करें, क्योंकि हमें लगता है कि एक कलेक्शन इसमें एक्सपेक्टेड है जो कि काफ़ी शार्प हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट अगर जो ट्रेंड बना है वो काफ़ी पॉजिटिव बना है और साथ में मार्केट ओवरबॉट कैटेगरी में है। तो करंट लेवल मुझे लगता है कि बाइंग के लिए अच्छे नहीं है। करंट अभी यहाँ पर वेट करके चलें, क्योंकि हमने अगर हम स्टॉकिस्ट की तरफ देखें तो स्टॉकिस्ट की तरफ से जैसा कि गवर्नमेंट बफर स्टॉक कर रही है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी स्टॉकिस्ट हैं अभी जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर होल्डिंग करके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो ट्रेंड है वो थोड़ा तेजी का बनता हुआ, एक होल्डिंग वाला ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। बट हमें लगता है कि अगर इंट्राडे मार्केट की बात करें या हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें, तो मुझे लगता है कि इसमें करेक्शन एक्सपेक्टेड है जो कि कभी भी देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ओवरबॉट कैटेगरी में है, तो बाइंग करंट लेवल्स पर अभी हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, जिस तरह के भाव हमने देखे हैं, स्पेशली चने के लिए 5,000 के ऊपर कारोबार देखने को मिला है मंडियों में, और NCDX में भी 5,100 के ऊपर। आपके एक्सपीरियंस में कब आपको लग रहा है सरकार की ओर से वो इंटरवेंशन आएगा? क्योंकि दाल ने ही हमने देखा है पूरा बजट पहले भी बिगाड़ा था और उसी ने महंगाई का रोना रुलाया था। तो सरकार शायद जल्द से जल्द हरकत में आएगी जरूर। हाँ, ज़रूर। आपका शो देखने के बाद तो कई ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स के आंख खुल जाएंगे। आई एम श्योर दे विल सर्टेनली स्टार्ट टेकिंग एक्शन। मैं ये सोच रहा हूँ कि
आगे जाकर के 8-10 दिन के अंदर ज़रूर दिल बी ट्रैकिंग द प्राइस ट्रेंड। मगर मैं एक करेक्शन देख रहा हूँ। चना में 5,000 रुपया इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। तो देयरफॉर एक करेक्शन ड्यू है। कब आएगा, कितना जल्दी आएगा, कितना तेज़ी से आएगा, वो अभी तो मैं बोल नहीं सकूँगा, मगर करेक्शन इज़ ड्यू। तो क्योंकि बहुत बड़ा एक फसल हमारा सामने है, तो मैं समझता हूँ इस लेवल पे ख़रीदना नहीं चाहिए। और सरकार का जो कदम है, एक्शन है, वो भी जल्दी से जल्दी हम उसका इंतज़ार कर सकते हैं। 8-10 दिन समझिए। चलिए, 8-10 दिन की बात है। होपफुली सरकार हमने जो ये आवाज़ उठाई है वो सुनेगी ज़रूर, और जिस तरह से दालों के दाम आसमान छू रहे हैं उसके लिए करेक्टिव मेजर्स ज़रूर लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, हमारे लिए समय निकाल कर इस कमोडिटी पर बात करने के लिए, अपनी एनालिसिस देने के लिए। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं सोने की क्या स्थिति है। हमने देखा सोने में अच्छा खासा इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया। देखिए, घरेलू बाजार में लगभग 340 रुपए तक की बढ़त देखने को मिली है। लगभग 29,000 के आसपास भी भाव गए हैं। फेडरल रिजर्व की जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग आई उसके बाद हमने देखा डॉलर कुछ कमजोर हुआ और उसके सामने ही सोने में तेजी बनती हुई दिखाई दी। अब बहुत ही मिक्स्ड बैग सिचुएशन लग रही है हितेश, क्योंकि एक तरफ डेटा ये कह रहा है कि शायद रेट बढ़ जाने चाहिए यूएस में, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है, जो थोड़ा सा तनाव देखने को मिल रहा है, उसके मद्देनजर ये रेट हाइक नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सोने की जो चमक आई है वो कितनी टिकाऊ है? देखिए, दो बात है। ब्रॉडर ट्रेंड डेफिनेटली बुलिश है गोल्ड में, पर शॉर्ट टर्म में जो है, जो ट्रेजेक्ट्री है, हो सकता है हमें एक बहुत ब्रॉड बेस कंसोलिडेशन चले। एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन, मेरी गट फील ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो ग्लोबल इक्विटीज में एक रिलीफ रैली आई है, वापस मई में एक जैसा सेल इन मे एंड स्टे अवे का एक काइंड ऑफ राउट आ सकता है और वो गोल्ड को सपोर्ट करेगा। एज फार एज सेंट्रल बैंक्स आर कंसर्न, आई थिंक मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सेंट्रल बैंक्स दीज डेज आर मोर फिकल देन द इंग्लिश वेदर। जितना वेरिएशन इंग्लिश वेदर में नहीं होता उतना उनके स्टैंड्स में हो जाता है। कभी कोई क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है। बट ओवरऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम स्लोली वी आर मूविंग इनटू अ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट एरा विद बैंक ऑफ जापान, ईसीबी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट फॉलो अडॉप्ट करें, बिकॉज उनकी जो नॉर्मल पॉलिसीज थी दे हैव नॉट वर्कड येट। एंड मुझे डाउट है कि फेड थोड़ा एकदम डीकपल करेगा और एब्सोल्युटली कॉन्ट्रास्टिंग पॉलिसी फॉलो करे। हो सकता है एक रेट हाइक करे, बट आई डोंट सी मोर देन दैट, बिकॉज ओवरऑल अभी भी इकोनॉमिक लैंडस्केप फ्रेजाइल है और ये सब चीज फैक्टर गोल्ड को सपोर्ट करता है। एज अ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि हो सकता है ये पूरे अप्रैल में एक महीने के लिए गोल्ड एक जो रेंज है 1260 से लेके अभी, तो आई थिंक इट कैन गो एज लो एज 1190 1180, ये जो रेंज में ही कंसोलिडेट करेगा। बट एज वी मूव टुवर्ड्स मे, जब वापस सेलिंग आती है ग्लोबल इक्विटीज, जो प्रॉब्लम्स अभी भी है, जब होता है मुझे लगता है गोल्ड एक बार ट्रिगर आ जाए, देन गोल्ड विल स्टार्ट मूविंग हायर। एंड आई स्टिल स्टिक टू माय ओवरऑल प्रोजेक्शन दैट आई सी गोल्ड प्राइसेस अराउंड $1,400 पर आउंस बिफोर द एंड ऑफ जून। ओके, तो 1400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी शायद वहां पर है कुछ और एक्शन की। वक्त हो रहा है इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन लौटेंगे जल्द ही, जब आएंगे आपके सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल CNBC आवाज पर, और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हितेश और अनुज मौजूद है जो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। हमारे पहले दर्शक लाइन पर जुड़ रहे हैं दिल्ली से, कमल इनका नाम है। कमल नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैडम मैंने NG प्लस कर रखी है 134 पे, 134 पे, ठीक है। कितना टाइम आप देने को तैयार हैं? एल्युमिनियम भी मैडम है। आई एम सॉरी, क्या बोला आप? 134 पर ली है, लेकिन कितना टाइम देंगे आप नेचुरल गैस को? 2 से 3 दिन तक। ओके, 2 से 3 दिन का नजरिया। और आपने कहा एल्यूमिनियम में भी पोजीशन है? सर मैडम एल्युमिनियम में, हाँ 103 पे मई की बाय है। ओके, पहले नेचुरल गैस 134 पर इनकी जो पोजीशन है, हितेश क्या सलाह होगी? 2 से 3 दिन का नजरिया है। नेचुरल गैस की बात करें तो फ्रैंकली स्पीकिंग फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है ही नहीं, इट्स एब्सोल्युटली स्पेकुलेटिव कमोडिटी। दूसरी बात ये, अगर फंडामेंटल देखे भी तो जो डेवलपमेंट्स हुए फंडामेंटल साइड पे वो बिल्कुल ही सपोर्टिव नहीं रहे। जैसे विंटर आया उसमें बिल्कुल ही जो ड्रॉडाउन होना चाहिए इन्वेंट्री यूएस में वो हुआ नहीं, और आज की तारीख के जो इन्वेंट्री लेवल्स देखे यूएस में तो लिटरली 60% अबव द ईयर वाई लेवल्स पे 60% ऊपर है।
बट शॉर्ट कवरिंग होती रहती है लोअर लेवल्स पे, जैसे हमने देखा पहली लीवर 130 ट्राई किया था। तो आई एम द ओपिनियन कि हो सकता है बस 122-23 में सपोर्ट फॉर्म करें एंड 134 लेवल जो में एंट्री है वहां तक वापस आ सकता है। बट व्हेनेवर यू कम क्लोज टू दोस लेवल बेटर एग्जिट, बिकॉज मुझे लगता नहीं है कोई बड़ी तेजी आएगी अनलेस एंड अनटिल वेदर फ्रंट पे कुछ इम्पेटस हो। जैसे यूएस में समर आता है, अभी विंटर पूरा हो गया, समर एक्सट्रीम साइड पर हो तो हो सकता है उनकी जो कूलिंग डिमांड आएगी उससे प्राइसेस शूट हो सकते हैं। बट ऐसा कुछ एक्सट्रीम वेदर यूएस में दिख रहा नहीं है, तो मुझे लगता है ये जो अराउंड द बॉटम से प्राइसेस ट्रेड करते रहेंगे। बट एज फार एज स्ट्रेटजी इज कंसर्न, आई थिंक व्हेन यू कम व्हेन शॉर्ट कवरिंग आती है, व्हेन यू कम अराउंड 130 to 134 लेवल, यू बेटर एग्जिट। ओके, ये फिलहाल साथ ही इन्होंने जो पोजीशन ले रखी है मे वायदा में 130 पर एल्यूमिनियम में भी तेजी की पोजीशन ली है, इस पर क्या सलाह होगी आपकी? आई थिंक जिस हिसाब से सेलिंग कॉपर में दिखाई दे रही है, आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम पे भी टोल लेगा। तो हो सकता है कि प्राइसेस और थोड़े नीचे आए करंट लेवल्स पे। बट एज फार एज बे का कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्योंकि होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा आफ्टर सेलिंग कहाँ ना कहाँ बॉटम आता है। और एल्यूमिनियम कंपैरेटिवली करें तो वी आर अराउंड द बॉटम। ऑल द फंडामेंटल्स में पॉजिटिव नहीं है और कोई बड़ी तेजी या बुल रन नहीं दिखने वाला है एल्यूमिनियम में। बट ओवरऑल जब शॉर्ट कवरिंग होगी और बॉटम वापस फॉर्म होगा, इट कम टुवर्ड्स उनका लेवल क्या मेंशन किया उन्होंने, व्हाट इज द लेवल? 130 इन्होंने कहा। 130, आई थिंक 30 रुपीज तो मुझे लगता नहीं 30% अपसाइड होने वाला है एल्यूमिनियम में। बट हो सकता है 10-12% की जो तेजी वापस आती है तो प्रोबेबली यू कैन मूव टुवर्ड्स 100-112, पर 130 आई थिंक मुझे लगता नहीं है एटलीस्ट 6 मंथ्स में ये प्राइस दिखने वाला है। तो आप इट मेक सेंस टू एग्जिट दिस पोजीशन, बिकॉज़ 130 मुझे लगता है बहुत अनरियलिस्टिक लगता है, बट 110-112 इज क्वाइट अचीवेबल। अगला सवाल ले लेते हैं शैलेश का, अमरावती से लाइन पर है, पूछिए शैलेश। हाँ, मेरे पास 100 क्विंटल सोयाबीन है होल्डिंग में। ओके, यानी फिजिक्स, आई एम फार्मर जी। हाँ, तो उसमें क्या करना चाहिए अभी? सोयाबीन में हमने देखा है वैसे अनुज कुछ तेजी के मूव्स आए जरूर हैं। वायदे में आज देखेंगे भाव 4112 पर ट्रेड कर रहे हैं एनसीडीएक्स पर, लेकिन यहाँ से आगे अगर एक किसान ने पोजीशन अपनी रखनी है या नहीं, आपकी क्या सलाह होगी? इनके पास 100 क्विंटल है सोयाबीन का। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर देखें तो सोयाबीन के भाव हाइस पे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो इनकी पोजीशन है इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, एनसीडीएक्स में भाव एक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल साइड है वो भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉग है। और अगर हम अराइवल की बात करें तो अराइवल्स भी मंडी में कम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जो तेज़ी का माहौल है वो यहाँ पर अभी और कंटिन्यू रह सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये होल्ड करते हैं पोजीशन तो इनको अच्छे लेवल मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेड टारगेट जो ऊपर का हमें दिख रहा है करीबन 4250 से लेकर 4300 रुपये तक का दिख रहा है। मीन्स करंट लेवल से 70-80 रुपये तेजी और दिखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि इनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। चलिए, आप अपने पास जो स्टॉक रखे हुए हैं उसको होल्ड करें, क्योंकि आगे और तेजी की संभावना साफ दिखाई दे रही है, ये अनुज का मानना है। अगला सवाल ले लेते हैं राजू का, इन्होंने हमें मैसेज भेजा है, निकल के 5 लॉट है, 560 की पोजीशन है, क्या सलाह होगी आपकी हितेश? देखिए मैं बहुत पैसिव ट्रेंड देख रहा हूँ निकल में, क्योंकि जब ये थोड़ी बहुत तेजी आई थी कॉपर में इतना रिसेप्टिव नहीं था निकल, 600 तक आया, बट वहां पे एक बहुत रेजिस्टेंस है, वो क्लियर नहीं कर पा रहा। ओवरऑल मैं देख रहा हूं कि निकल में 540 से 595 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली देखिए, जब तक स्टेनलेस स्टील सेक्टर में रिवाइवल नहीं होता या स्टील सेक्टर नहीं होता, मुझे लगता नहीं तेजी आएगी। हम सब जानते हैं स्टील इंडस्ट्री का की क्या हाल है ग्लोबली। तो जब तक ये डिमांड साइड पे कोई इम्पेटस नहीं आएगा, तो मुझे लगता नहीं है 2 से 3 क्वार्टर तक कोई रिवाइवल दिख रहा है ग्लोबली, तो ये प्रॉब्लम्स रहेगी। और यही क्योंकि निकल ऑलरेडी पीट चुका है, ये फैक्ट है। बट फॉर सब्सटेंशियल और सस्टेनेबल रिकवरी डिमांड साइड से इम्पेटस बहुत जरूरी है। तो आई थिंक टेक टाइम, एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए मैं यही बात करूंगा कि आप बाय साइड पे ना रहे और एक ही रेंज में रहेगा। तो एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मेटल्स में मुझे कोई मेटल्स ऐसा दिख रहा नहीं है जो आपको एटलीस्ट 6 से 9 महीने में पॉजिटिव हैंडसम रिटर्न दे सके। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे जल्दी कुछ और सवालों के साथ। आएंगे, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल CNBC आवाज पर, और अब बात करते हैं यहाँ पर RM सीड की, जिसमें राजेश की पोजीशन है और इन्होंने एक लॉट लिया है 4210 पर। क्या सलाह होगी आपकी अनुज?
देखिए करंटली जो भाव चल रहे हैं मई कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 4530 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी जो पोजीशन है ये प्रॉफिट में है, अभी एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसमें जो अराइवल है वो बढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं भावों में करेक्शन देखने को मिल सकता है। चने की तरह ही अगर हम इसके चार्ट को देखें तो ये मार्केट जो है इस टाइम ओवरबॉट कैटेगरी में, तो एक करेक्शन मुझे लगता है कि यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तो जिनकी पोजीशन बाइंग में है उनको सलाह ये रहेगी कि वो एक बार अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं ऋषिकेश का, नासिक से हमारे साथ हैं। पूछे ऋषिकेश। नहीं लगता ये भी एक मैसेज ही है। 5 लॉट इन्होंने शॉर्ट किए हैं 2460 के भाव पर। कच्चे तेल में हमने देखा है फिर से कुछ दबाव देखने को मिला है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में काफी वॉलेटाइल रही है ये कमोडिटी। आपकी क्या सलाह होगी इस पर हितेश? देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग बात करें तो ये जो वॉलेटिलिटी हो रही है इसमें बहुत इनडिसाइडनेस पैदा हो रही है, बिकॉज जो कार्टेल है, जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है, उसमें से कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक पॉइंट पे सऊदी अरब ने क्लियरली बताया था कि हम फ्रीज नहीं करेंगे अनलेस ईरान डज इट, फिर कुवैत कहता है। तो आई थिंक जो फोकस रहेगा वो 17 तारीख की मीटिंग पे रहेगा, वहां से वाइब्स क्या आते हैं। अगर कुछ कॉन्क्रीट मेजर्स लेते हैं तो डेफिनेटली ऑयल के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा, बट अगर ऐसा प्रूव होता है कि कुछ मीनिंगफुल सप्लाई साइड रिस्पॉन्स या मीनिंगफुल प्राइस स्टेबिलिटी मेजर नहीं लेते, तो मुझे लगता है वापस सेलिंग जो प्रेशर है वो रिसर्फेस होगी, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज if oil moving back towards $30 per barrel, but then we have to wait till April 17. अगला सवाल ले लेते हैं। जिग्नेश लाइन पर है महू से। पूछे जिग्नेश। हाँ जी सर। हेलो नमस्कार सर, पूछे अपना सवाल। हाँ सर, कमोड क्या आपकी पोजीशन हल्दी में है? नहीं सर, मई कॉन्ट्रैक्ट में। मे कॉन्ट्रैक्ट 8400 के आसपास की पोजीशन है ये। हाँ जी। ओके अनुज, क्या कॉल रहेगा आपका? इनके पास मेरे ख्याल में 2 लॉट है मे कॉन्ट्रैक्ट के। देखिए अगर हम टर्मरिक में देखें तो एक जो करेक्शन था वो काफ़ी यहाँ पर आ चुका है, और अगर हम देखें तो भाव अब धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर वेटेड है, जो कि भाव को ऊपर की तरफ ले जा सकता है। इनिशियली जो हम टारगेट कर रहे हैं करीबन 8500 के आसपास का है, तो जो इनकी पोजीशन 8400 की है मे कॉन्ट्रैक्ट में उसको होल्ड कर सकते हैं और 8500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अब इसका डाउन है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनानी चाहिए, मगर मुझे लगता है कि एक बार 8500 तक के भाव मिलते हैं तो एक बार एग्जिट कर ले पोजीशन से। 8500 के भाव अगर आपको दिखते हैं तो आप एग्जिट कर लीजिएगा, ये आपके लिए साफ कॉल है। अगला सवाल ले लेते हैं। अब ये जलगांव से हमारे साथ दर्शक लाइन पर जुड़ गए हैं। वर्धमान। पूछे वर्धमान। हाँ साहब, हमने कॉपर खरीदा है 317 रुपए 85 पैसे में। ओके, और कितना टाइम देंगे सर ट्रेड को आप? ज्यादा से ज्यादा और 8-10 दिन दे सकते हैं। ओके, 8 से 10 दिन का नजरिया एट द मोस्ट। हितेश, क्या सलाह होगी? देखिए बिफोर रिकवरिंग मुझे लगता है कॉपर एक बार 303-305 तक आ सकता है, क्योंकि जिस सब चाइना में इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, आई थिंक प्रेशर मेंटेन रहेगा। अगर आपका पेशेंस नहीं है और आप थोड़ा बहुत जैसा आपने टाइम होराइजन बताया 5-7 दिन ही रुकने को तैयार है, आई थिंक इट मेक्स सेंस टू एग्जिट, क्योंकि मुझे जो रिकवरी होगी डेफिनेटली होगी, पर 7 दिन में स्पेसिफिकली होगी। आई कैन नॉट बेट ऑन दिस। और इसी के साथ लेंगे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ये हितेश और अनुज, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए कमोडिटी मार्केट पर। इसी के साथ कमोडिटी कॉल की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।